हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक जो चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें जो पहला वाला था कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं हो सकता है जो है। तो उसमें हम एक लास्ट स्टेज में आ गए थे कि जो हमने कैलकुलेट वैल्यू की थी कि जो उसकी एनर्जी है ई मिनिमम, जो हमारा फार्मूला आया था उससे √p² c² + m0² c/4 से जो है। तो फाइनली जब हम p² c² इज मच ग्रेटर देन m0² c/4 ये जंक्शंस करके, ये अप्रॉक्सीमेशन करके जब हम ई वाले फार्मूला में रख रहे थे, दैट इज़ इस किस वाले फार्मूला में, इस वाले में कि E बराबर √p² c² + m0² c/4, तो वहाँ पे E का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको प्राप्त हुआ था वो P मिनिमम × C प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस स्टेज तक आए थे। अब यदि हम P मिनिमम की वैल्यू वहाँ से रखें फार्मूला में, जो परहैप्स h/2 डेल्टा x वाले से निकाले थे, तो उसमें यदि रखें तो यहाँ पे जो एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो, यदि हम ये मान रहे हैं, जो हमारा एजम्पशन गलत है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहता है, तो यदि रहता है तो उसकी ऊर्जा जो है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रही है इससे। ठीक है, लेकिन जब हम बीटा एक्सपेरिमेंट किए थे जो है कि बीटा, तो उसमें हमने पाया था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। शॉर्टकट में कहने का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटली जो है हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास पाई, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रह रहा है तो उसको 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारी अवधारणा थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रह सकता है, वो टोटली गलत है। अर्थात ऐसे हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये प्रूव किया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं हो सकता। फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए यदि हम दूसरे एप्लीकेशंस पे आए कि जो दूसरा एप्लीकेशन ये है कि यदि क्वांटम मैकेनिकली यदि कोई सरल दोलक है, वो सरल दोलन कर रहा है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कहने का मतलब ये है जीएस एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर सरल जो दोलक है, क्वांटम मैकेनिकली जो है, क्वांटम मैकेनिकल जो ऑक्सीलेटर है, उसका ग्राउंड स्टेट में मिनिमम एनर्जी जिसकी वैल्यू ½ h/ω के आसपास आती है, ये चीज़ भी हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल से कैलकुलेट किया था। वो कैसे किया था, उसके लिए हमने जो है समझाने के लिए जो कुछ कोर्स रिजल्ट्स रखते हैं। सबसे पहले, चूँकि हम जानते हैं कि यदि कोई कण सरल आवर्त गति करता है तो उसके पास 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, एक गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो जो उसकी जो कुल ऊर्जा है, जो टोटल एनर्जी है, वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के इक्वल। तो यदि m द्रव्यमान का कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा को हम E से डिनोट किए हैं। तो E = ये जो p²/2m जो टर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और 1/2 m⍵²x², 1/2 m⍵²x² ये उसकी स्थितिज ऊर्जा है। ये तो मालूम है कि टोटल एनर्जी = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी = होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो यदि हम m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिवाइड कर दें, तो जो mv हो जाएगा वो संवेग p के बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम के टर्म में p²/2m लिख सकते हैं। फिर प्लस अब रही बात इसकी जो है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुआ। हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो 1/2 kx² होता है। क्या होता है? 1/2 kx²। तो यदि यहाँ पे शो हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2 kx²। इसको हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। और हम एक टर्मिनोलॉजी ये भी पढ़ते थे कि जो है ω² = k/m, जहाँ k क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, और ω जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यदि यहाँ से हम k की वैल्यू रखें तो k क्या हो जाएगा? ω²m। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 ω²m x²। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लिखा है कि टोटल एनर्जी = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी = काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म p²/2m लिखा, और पोटेंशियल एनर्जी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ω के टर्म में हमने 1/2 m⍵²x² लिखा। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, 1/2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा p स्क्वायर अपॉन m प्लस 1/2 कॉमन ले लिया तो m ओमेगा स्क्वायर बचा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, आपको चूँकि मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है इसलिए हम एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पे सबसे पहले लिखे हैं। फिर क्या कि यहाँ पे जो चूँकि ऑक्सीलेटर जो है प्लस x डायरेक्शन में जो है, चूँकि जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो अपनी माध्य स्थिति से जो है प्लस x डायरेक्शन में मैक्सिमम प्लस a डिस्टेंस ट्रेवल करता है और माइनस x डायरेक्शन में माइनस a डिस्टेंस ट्रेवल तय करता है। तो इसके जो अनसर्टेनिटी हुई जो है वो -a टू +a के बीच हुई, अर्थात 0 से a हुआ, यदि हम पॉजिटिव साइन लें तो इधर का 0 से a यानी a + a 2। तो वही उसकी स्थिति में अनसर्टेनिटी हुई। जैसे अनसर्टेनिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, अनसर्टेनिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन पोजीशन डेल्टा x = 2a वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, राइट। फिर अब इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने सपोज कर लिया। अब यदि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करें तो हम जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या होता है कि डेल्टा x डेल्टा px इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू h/2 होता है। तो यहाँ से डेल्टा px इक्वल क्या हो जाएगा, h/2 डेल्टा x। डेल्टा x डेल्टा px बराबर क्या है, h/2 है। तो डेल्टा px की वैल्यू डेल्टा x की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने लिखा कि डेल्टा x डेल्टा px इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू h/2। तो यहाँ से डेल्टा px बराबर क्या हो जाएगा, h/2 डेल्टा x, जैसे उसमें आया था पहले वाले में जो हमने बताया। अब डेल्टा x की वैल्यू 2 रखा तो ये 2 और वो 2 ये क्या कर दिया 4, यानी फाइनली डेल्टा x 2 प्राप्त कर लिए और डेल्टा px की वैल्यू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करके h/4 प्राप्त कर लिया। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। फिर अब एक टर्मिनोलॉजी जो हमने बताई थी कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी, जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी या जो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी, अनिश्चितता होगी, हाँ, वो p के इक्वल होगा, मतलब डेल्टा p के इक्वल होगा और डेल्टा x के इक्वल होगा। तो वहीं पे ये जो लिखा कि जो x = डेल्टा x और डेल्टा x की वैल्यू कितना है 2 यानी x की वैल्यू क्या हो गई 2। इसी प्रकार से p इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा px और डेल्टा px की वैल्यू कैलकुलेट किया h/4 है, तो यानी p की वैल्यू क्या हो गई h/4, इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन 4 से x की वैल्यू और p की वैल्यू, इक्वेशन 4 से x की वैल्यू और p की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 1 में रखा e में। ठीक है, तो जो हमको एनर्जी प्राप्त हो रही है वो 1/2 p का मतलब क्या हुआ h/4 है, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा h/16a² n प्लस m ओमेगा स्क्वायर x²। तो m ओमेगा स्क्वायर x² की वैल्यू क्या है हमारी जो है 2a है, तो ये हो जाएगी 4a²। ठीक है, तो ये 4a² और m ओमेगा स्क्वायर। ठीक, मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हेडिंग में देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, तो मिनिमम एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कैलकुलेट करने के लिए या आप एक्सप्रेशन यदि इक्वेशन 5 को यदि ध्यान से देखें, इक्वेशन 5 को यदि ध्यान से देखें तो ये एनर्जी जो टर्म है ये मास तो कांस्टेंट जो है, एनर्जी टर्मिनोलॉजी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, ए पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ए रिलेशन 0 से +a में और 0 से -a में आ रहा है। तो ये एनर्जी ई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। ठीक है, तो एनर्जी को मिनिमम होने के लिए ये ए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो एनर्जी मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए के रिस्पेक्ट में इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन 5 के बाद जो हम लाइन लिखेंगे कि फॉर मिनिमम एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, फॉर मिनिमम एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ ऊपर इस साइड में फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ तक क्वेश्चन 5 तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद ये नीचे वाले लाइन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि फॉर मिनिमम एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट डेवा E अपॉन डेवा A इज इक्वल टू 0, डेवा E अपॉन डेवा A इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन 5 है E इक्वल टू 1/2 h² अपॉन 16m² प्लस 4m a² ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या करो ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और उसको 0 के बराबर कर दो। जब डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर
वो कर दोगे तो वहाँ से जो है इसकी ए की वैल्यू निकलेगी, अर्थात ए स्क्वायर टर्मिनोलॉजी हमको मालूम है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने पे जो वैल्यू आई उसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट किया और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमको यहाँ से ए स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी एच कट अपॉन 8m ओमेगा। क्या प्राप्त होगी? एच कट अपॉन 8m ओमेगा। अब इस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, इस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है हम उठा के जो है इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। फिर दोबारा इसी 5 वाले इक्वेशन में, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, इसको ई को ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसको 0 के बराबर किया। 0 के बराबर करने पे हमको ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होती है ये। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू दोबारा हम इक्वेशन 5 में जो है रखते हैं, ठीक है, रख के सॉल्व करते हैं तो वो जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है ई मिनिमम, इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 1/2 एच कट ओमेगा। यही रिक्वायर्ड हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन है जो हाइजेनबर्ग ने अपने अनसेंट्रिक प्रिंसिपल से जो है डिराइव किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 एप्लीकेशंस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो पढ़े। आज हमने अभी जो रिसेंटली किया था जो है, जो कि कल जो हमने वो डिस्कस किया था कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड आज ये है कि ग्राउंड स्टेट में जो है किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जिसकी वैल्यू ई मिनिमम इक्वल टू 1/2 एच कट ओमेगा आती है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके हम तीसरे और चौथे एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि जो बोहर फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है उसको हाइजेनबर्ग कॉन्सेंट्रिक प्रिंसिपल की सहायता से हम निकालेंगे। फिर दूसरा जो है जो वर्णक्रमीय रेखाएं हैं जो है उनके बीच की जो स्प्लिटिंग है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।